न्यूमेरिकल और फोर्स न्यूमेरिकल हम देख रहे हैं और अभी तक हमने 18 न्यूमेरिकल लगवा दिए। 19 पर ज़रा ध्यान देना। 19 न्यूमेरिकल, उसमें ये लिखा हुआ है बॉडी ऑफ मास 100 किलोग्राम स्टैंड ऑन ए स्प्रिंग वेइंग मशीन इनसाइड ए लिफ्ट। तो तुरंत समझ लो कि वेइंग मशीन के अंदर लिफ्ट के अंदर है और उस पर एक मैन स्टैंडिंग किए हुए हैं, है ना, स्प्रिंग वेइंग मशीन। पहला सेंटेंस पूरा हो गया। पहले सेंटेंस में आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा कि लिफ्ट वाला सवाल है, जो भी मैन है या वोमेन है, पर्सन है, बॉडी है, उसका मास लिखा हुआ, मास यानी m बराबर 100 किलोग्राम। ये पहला डाटा हमें पहले सेंटेंस में मिल गया। द लिफ्ट स्टार्ट्स टू असेंड, ये शब्द होते हैं असेंड, ASCEND। असेंड मानो ऊपर जाना, है ना, ऊपर की ओर जाना। और एक शब्द होता है डेसेंड। डेसेंड माने नीचे की ओर उतरना, नीचे जाना। तो अभी फिलहाल एसेंड है। लिफ्ट यानी स्टार्ट टू एसेंड विद एक्सेलरेशन। ये हमें एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट यहाँ पे 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द मशीन? आपको याद हो रीडिंग ऑफ द मशीन क्या होता है? रीडिंग ऑफ द मशीन, व्हाट द मीनिंग ऑफ रीडिंग ऑफ मशीन आपको याद आ रहा है? रीडिंग ऑफ द मशीन होता है रिएक्शन ऑफर्ड बाय द वेइंग मशीन टू द बॉडी। बॉडी के ऊपर वेइंग मशीन ने जो रिएक्शन ऑफर किया वो है दैट विल प्रोवाइड द अपरेंट वेट। रीडिंग ऑफ द मशीन इट मीन्स कैपिटल R। ये लीजिए क्वेश्चन मार्क। तो अब आपको फिजिक्स पता होनी चाहिए। व्हेन लिफ्ट इन एसेंड्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन A, आप क्या लिखोगे? व्हेन लिफ्ट ascends with a constant acceleration small a। अगर लिफ्ट नहीं ascend कर रही है with a constant acceleration a, then आप बताइए फॉर्मूला रीडिंग ऑफ ए मशीन, रीडिंग ऑफ मशीन R इक्वल टू, जिसको हम अपरेंट वेट भी बोलेंगे, अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी। और ऊपर जाने पर आपको अपरेंट वेट बढ़ा हुआ नजर आया था, mg+a। ये अपरेंट है। यहाँ पर इफेक्टिव एक्सेलरेशन बढ़ जाता है, g+a हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज द फिजिक्स। रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन R बराबर mg+a। बस हो गया सवाल। तो R इक्वल टू हो जाएगा m यहाँ पे लिखा हुआ 100। जी की वैल्यू अगर न्यूमेरिकल में नहीं दिया हुआ है तो आप लिखेंगे 9.8 एंड प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 2.2। ये लीजिए। तो अब बताइए 100 बाहर लिखा हुआ है, अंदर कितना हो गया? 9.8 और प्लस 2.2 जरा ऐड करो, 12। हाँ वेरी गुड, 12। तो ये हो गया 1200 न्यूटन। ये लीजिए, ये रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन है, ठीक है। लेकिन होता ये इस तरह के सवालों में हम लोग अपने आंसर दोनों तरह से एक्सप्रेस करेंगे। न्यूटन में भी बोलेंगे और किलोग्राम फोर्स में भी बोलेंगे। ये न्यूटन में बोला गया है। चलिए भाई, 1 न्यूटन में, या ऐसे करो, 1 किलोग्राम फोर्स में कितने न्यूटन होते हैं? वही बताओ हमें।
हाँ ये नोट कर लो, 1 किलोग्राम फोर्स में स्मॉल जी न्यूटन, स्मॉल जी, ये इधर वाला जी ग्राम है, इधर वाला जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। कहीं नोट करो, ये पहले कभी बताया होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर हमने 1200 में स्मॉल जी का हम लोग डिवाइड कर दें तो हमें एजीएफ में जवाब मिल जाएगा। और इस तरह के सवाल, लिफ्ट वाले सवाल में हमें अपने आंसर न्यूटन में भी बोल रहे होते हैं और एजीएफ में भी बोल रहे होते हैं। तो 1200 ये हो गया, एंड नाउ डिवीजन बाई 9.8। नाउ आंसर, यूनिट ऑफ द आंसर विल बी कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम फोर्स, एजीएफ। ठीक है, ये इस तरह से कर लेंगे आप लोग। अगला देखिए, नेक्स्ट नंबर बोलो 20। आप फिजिक्स देखो, यहाँ लिफ्ट नहीं एसेंड कर गया विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इसका रीडिंग ऑफ द मशीन R बराबर mg+a आ गया। अगर यही सवाल होता और लिफ्ट ने डाउनवर्ड जाती, डेसेंड करती विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो R की वैल्यू mg-a हो जाती। खैर 20 नंबर को जरा ध्यान दो फटाफट। ए वोमेन weighing 50 kgf, ये 50 kgf क्या है बताओ, एनीबडी एल्स? ये उस वोमेन का, महिला का वेट है। कौन सा वेट है जरा बताओ हमें, ये वाला। फिर पढ़ो ध्यान से, ए वोमेन weighing 50 kgf स्टैंड ऑन ए वेइंग मशीन प्लेस इन ए लिफ्ट। अच्छा, इसमें से ये एफ हटा दीजिए, ये वाला एफ हटा दीजिए। अब चलो आओ, ये क्या हो गया बताइए। 50 kgf में से हमने एफ हटा दिया, ये क्या हो गया? इसलिए अरे बहुत ध्यान से सुनो। अब ये हो गया मास, क्या हो गया? मास ऑफ वोमेन। और हम मास निकालने की इच्छा रखते हैं, गिवन मास ऑफ वोमेन m बराबर 50 kg। ठीक है, यही और सीखो आगे। अब 50 kg अब बोलना है तो हो गया वेट, f हटा दो, मास। तो ये वोमेन जिसका मास 50 किलोग्राम है, स्टैंड ऑन द वेइंग मशीन प्लेस इन ए लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर है। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द मशीन व्हेन द लिफ्ट नंबर 8 मूविंग अपवर्ड विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपको याद हो, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हम लोग ऊपर जा रहे थे या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रहे थे, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं था, तो एपरेंट वेट और ट्रू वेट बराबर थे, इक्वल थे, कोई चेंज नहीं हुआ था। और पहला प्रश्न वही हो गया, लिफ्ट नहीं मूविंग अपवर्ड विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू केवल कन्फ्यूजन के लिए दे रखा है, सुपरफ्लुअस डाटा है। हमारे न्यूमेरिकल में कुछ ऐसे डाटा होते हैं जिनका कहीं कोई इस्तेमाल नहीं होता, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सुपरफ्लुअस डाटा, व्यर्थ में दिए जाने वाले डाटा। तो यहाँ पे ये 5 मीटर पर सेकेंड कोई मतलब नहीं है। दूसरा सुनिए, ए मूविंग डाउनवर्ड विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस न्यूमेरिकल को लगाने के लिए जी की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले और गिवन, केवल एक चीज हमें दिया हुआ गिवन, जी बराबर ये, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दो आंकड़े हमारे पास दिए हैं, ये नॉन डाटा हो गए। ये वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जरूरत नहीं है, इसलिए लिख भी नहीं रहे हम लोग। 5 मीटर पर सेकेंड ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी और लिफ्ट, ये सुपरफ्लुअस डाटा है, हटा दो और दवा से निकाल दो। पहला प्रश्न डालिए, फर्स्ट नंबर, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, when the lift is moving upwards move array with a uniform velocity, a uniform velocity से then नीचे आ जाओ, नई लाइन ए, रीडिंग ऑफ वेइंग
रीडिंग ऑफ मेरी वेइंग मशीन इक्वल टू, बोलिए, एक्चुअल वेट ऑफ द वोमेन। हमारे जो वोमेन है उसका एक्चुअल वेट ये हो गया m इंटू जी, तो r बराबर एम जी। r इक्वल टू m, यहाँ पर क्या देखो m 50, g की वैल्यू 10 न्यूटन, कुल मिला ये हो गया 500 न्यूटन, 500 न्यूटन। वहीं पर उसके नीचे 500 डिवाइडेड बाई स्मॉल जी और 2 स्मॉल जी, तो ये आ जाएगा किलोग्राम फोर्स में। 500 स्मॉल जी की वैल्यू न्यूमेरिकल में यहाँ देखा हुआ 10, कितना हो गया ये? $50 kgf, जो शुरू में हमें दिया हुआ एक्चुअल वेट। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट देखिए, ये वाला हो गया। यस सर। हाँ, वेरी गुड। अब देखिए सेकंड नंबर देखिए, इसमें सेकंड पार्ट। अब उसमें आइए ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, और एक्सेलरेशन है या नहीं ये लिफ्ट में? नीचे जा रहे हैं और एक्सेलरेशन है, तो अब एपरेंट वेट कम होगा या बढ़ेगा? एपरेंट वेट नीचे जाने पर when lift is moving downward, हाँ, when lift is moving downward with a constant acceleration a, अगर लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, देन रीडिंग ऑफ मशीन R इक्वल टू एम जी माइनस ए। तो उम्मीद है इस तरह के सवाल आप आसानी से और परीक्षाओं में कंपटीशन में लगा देंगे, इसलिए हम प्रॉपर टाइम ले रहे हैं। कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कोई ओवर स्मार्टनेस नहीं, कोई ईगो नहीं। एम, इतना एम है, जरा आओ हमें एम 50 एम की बात चल रही है। एम 50 AGF में से ये जो 50 AGF है ये इसका एक्चुअल वेट है, ट्रू वेट है। और जब हमें ज़रूरत पड़े मास तो उसमें एफ हटा दिया करो, और मास निकाला करेगा, तो ये मास निकाला 50 जी माइनस 10 माइनस एक्सेलरेशन यहाँ पे 1 है। अब बता दीजिए आंसर। 50 × 9 450 न्यूटन। लेकिन ऐसे सवालों में हमें ग्रेविटेशनल यूनिट में निकालने चाहिए, ये एब्सोल्यूट यूनिट SI में आ गई। क्या करें हम लोग? 450 में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डिवीजन कर दीजिए, तो आंसर इसमें आ जाएगा। AGF में किलोग्राम वेट में, किलोग्राम फोर्स में 450 ने अपॉन 10। अब बता दीजिए 45 AGF, और पहले 50 AGF था एक्चुअल वेट, अब कितना रह गया? 45। बढ़ा या कम हुआ? हाँ, और बस इनको सीखो, ये पहेलियां हैं, बूझो तो जाने। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट नंबर। लेकिन समय देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम निकालना ही पड़ेगा। ये नहीं कि हम फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं और हम ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, बहुत सरल सवाल है, इसमें क्या करना है, इसमें क्यों बैठना। आपको हर बार अपनी शिद्दतता से, अपनी ईमानदारी से बैठना है, चाहे सरल सवाल हो चाहे टफ सवाल हो। आपको ईमानदारी से, गंभीरता से क्लासेस लेनी होगी। चलिए 21 देखिए, 21 में आ जाएगी, पढ़िए ईमानदारी से। एक एलिवेटर है, एलिवेटर जानते हैं? एलिवेटर लिफ्ट जैसा ही होता है, सामान उठाने वाली ट्रेन। एलिवेटर नाम से मालूम पड़ा, एलिवेटर। एक एलिवेटर है, और एलिवेटर और लिफ्ट का जो फिजिक्स कॉन्सेप्ट होता है वो सेम होते हैं। ए एलिवेटर वेइंग द 5000 किलोग्राम फोर्स। अब जैसे ये लिखा है 5000 AGF, सुनना ध्यान से,
ये पूरा वेट है, इस वेट को एलिवेटर उठा रहा है, वेट है ये 5000 kg का वेट उसको एलिवेट कर रहा, उठा रहा है। इसमें अगर ये हटा दिया जाए तो अभी क्या बन गया? मास। हाँ, मास बन गया, वेरी गुड। और 5000 किलोग्राम वाली मास ये भारी कोई ऑब्जेक्ट उठा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड टेंशन इन द सपोर्टिंग एबल, और इस सपोर्टिंग जो एबल होती है उसमें तनाव पैदा हो गया, टेंशन डेवलप हो गया। इतना डेवलप हुआ टेंशन बताओ हमें। एक एलिवेटर में सपोर्टिंग एबल में हाँ 50 नहीं 1000 न्यूटन आ टेंशन डेवलप हो गया। और अब सुनो, ये नोट करो, टेंशन इन प्रोड्यूस इन द सपोर्टिंग एबल ऑफ द एलिवेटर प्ले द सेम रोल एज द रिएक्शन ऑफर्ड बाय द वेइंग मशीन टू द बॉडी। लिफ्ट के अंदर जो रिएक्शन का रोल प्ले होता है वही रोल यार टेंशन प्ले करेगा अपने लिए, ओनली फॉर यू। नोट करो नीचे रख पे, टेंशन टी प्रोड्यूस्ड इन द सपोर्टिंग एबल ऑफ द लिफ्ट, सपोर्टिंग एबल ऑफ द एलिवेटर प्ले the same rule as the reaction capital R in case of the lift। जो लिफ्ट में रिएक्शन कैपिटल आर प्ले करेगा वही आर हटा देंगे या टेंशन टी ले देंगे। रिएक्शन ऑफर्ड बाय द वेइंग मशीन टू द एनी बॉडी। और जहाँ जहाँ फॉर्मूले में आर आ रहे हैं वहाँ वहाँ हम लोग यहाँ एलिवेटर वाले सवालों में, सपोर्टिंग एबल के सवाल में जहाँ टेंशन पैदा हो गया आर इजे टी कर देंगे बस। तो ये अपने लिए नोट कर लो, ओनली फॉर यू, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड, नोट कर लिया होगा। तो चीज़ें सरल हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। अब देखो इसमें दो चीज़ें दे रखी हैं। जो एलिवेटर है, एलिवेटर ने मास को उठाया 5000 किलोग्राम का, एजीएफ में है, हमने एफ हटा दिया और ये मास निकल आया। टेंशन टी जो सपोर्टिंग एबल में वो 50000 न्यूटन का है, क्लियर? 50000 न्यूटन। दो चीज़ें हमारे पास गिवन में आ गई, लो गिवन। अच्छा, ये नोन डाटा में आगे पड़ेगी। फाइंड द अपवर्ड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में डाउनवर्ड नहीं, एक्सेलरेशन कौन सा ले रहे हैं? अपवर्ड एक्सेलरेशन। हाँ, अपवर्ड एक्सेलरेशन ए बराबर क्वेश्चन मार्क, ये अननोन डाटा ले लीजिए। तीन चीज़ें होगी, दो नोन डाटा आ गए न्यूमेरिकल में, धीरे धीरे पढ़िए और डाटा निकालना सीख लीजिए, आपका काम हो गया। प्रॉपर डाटा निकल आएंगे, फिर हम उनको इंटरनली रिलेट कर देंगे, प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं और प्रॉपर फार्मूला लगा के हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेंगे। फाइंड द अपवर्ड एक्सेलरेशन, और अभी हम ये निकाल देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न सुनिए आप, हाउ फार डज इट राइज इन ए टाइम ऑफ 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये अगला सवाल हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकाल ले। लिफ्ट एक्सेलरेशन क्या रहा, वो एलिवेटर एक्सेलरेशन क्या रहा, तो लिखेंगे सिंस। आप पहले लिफ्ट वाले से एनालॉजी करिए। लिफ्ट वाले में रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन अपवर्ड में क्या आती है बताओ हमें? एम जी प्लस ए या एम जी माइनस ए? हाँ, जी प्लस ए। और जहाँ आर लिखा वहाँ क्या कर दे हम लोग? बोले इन दिस केस, ये जो केस हमने उठाया है, इन दिस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम हमें दी गई उसमें टी बराबर एम जी प्लस ए। टी यहाँ पे है 50000 इक्वल टू 5000। जी की वैल्यू देखो दिया तो नहीं, जी की वैल्यू सवाल में नहीं दिया, और 9.8 ले लीजिए। 10 बराबर 9.8 प्लस ए। चलिए आइए ए की वैल्यू कौन बताएगा? व्हाट द वैल्यू ऑफ ए? निकाल लिया? हो गया सर। वेरी गुड।
ए निकाल लिया हमने एलिवेटर का जो अपवर्ड एक्सेलरेशन वो फाइंड आउट कर लिया। अब जरा आगे पढ़िए, सेकंड पार्ट डालिए, बड़ा बड़ा हेडिंग डालिए, सेकंड पार्ट जरा ध्यान दीजिए क्या बोलता। सेकंड पार्ट सुनिए, सेकंड पार्ट ये बोल रहा है कि अगर वो एलिवेटर जो है जो चीज़ें उठा रहा है धीरे से ज़मीन से, ग्राउंड से, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर वो रेस्ट से उठाता तो 10 सेकंड में कितना ऊपर चला जाता। अगर वो चीज़ों को रेस्ट से उठा रहा है एलिवेटर 10 सेकंड में, अभी एक्सेलरेशन आपने निकाल ही लिया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये पूछना कितना हम ऊपर ले जाएंगे। ये लीजिए हो गया। फाइंड द, ये हाउ फार डज इट राइज, कितना उठा सकते, राइज कर सकते हैं इन ए टाइम ऑफ 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, एलिवेटर का सवाल है, चीज़ों उठा ले जा रहा ऊपर, बाउंडेड सिस्टम, उसमें एक्सेलरेशन ए वैल्यू ये वाली आ जाएगी। अब आप इन चारों चीज़ों को देखो, इनमें कायनामेटिक की कोई इक्वेशन लग जाएगी। पहली इक्वेशन लगा दी जाए या दूसरी या तीसरी? हाँ, लो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, और ये होता है H बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ध्यान देना, इसमें माइनस मत कर देना, तो ये फ्री फॉल का सवाल नहीं है। इसमें बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन जा रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ये। चलिए बता दीजिए आंसर हमें, 0 प्लस हाफ इंटू 0.2 टी स्क्वायर 100। चलिए भाई 50 H, 50 में आपने 0.2 का मल्टीप्लाई कीजिए, ये 0.2 ये 0 से चला जाएगा 10 मीटर। तो ये 3 सवाल नहीं, 3000 सवाल है ये। आपको सवालों के कॉन्सेप्ट सीखने, नंबर ऑफ प्रॉब्लम नहीं सीखनी, आपको हर फ्लेवर एक सवाल आपको लगवा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीनों जब आप रिवीजन करेंगे तो ये तीनों में से कोई सवाल लगा लेना, 19, 20 और 21, इनमें से रिवीजन करते समय कोई भी एक सवाल उठा लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा। और खास तरह ऐसा सवाल सबसे बढ़िया था, ऐसा सवाल डाल दो मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला देखिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर बोलिए 22। हाँ, ये सोचना हम पेपर में सवाल लगा रहे हैं, क्योंकि बुक में सवाल लगाना बहुत सरल होता है। ध्यान देना, बुक में सवाल लगाना वेरी वेरी इजी। आपको पता हम फोर्स और न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, आपको पता है इसमें लिखा हुआ बड़े बड़े हेडिंग है, ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में कंजर्वेशन का सवाल है। और हमें धीरे लास्ट में आंसर भी दे रखा है, और आंसर समझ में नहीं आया तो आपको मीठा जहर भी दे रखा है, शॉर्टकट सलूशन भी दे रखे हैं, मीठा जहर। और हमें इन चीज़ों से भी अवॉइड करना, ये सोचना कि हम सवाल को पेपर में पढ़ रहे पहली बार, तो हम कैसे इसको समझें। एक गन, एक बंदूक है, वेइंग 10 किलोग्राम, फायर ए बुलेट ऑफ 50 ग्राम। गन का मास बड़ा मास ले लेंगे और बुलेट का मास छोटा मास ले लेंगे। तो आप सुनो, ये गन बुलेट प्रॉब्लम हो गई। आपको याद हो गन बुलेट प्रॉब्लम में इंटरनल मैकेनिज्म लगता है, इसमें वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमारे गुरुजी ये कहते हैं, सुनना दाते, अपने गुरुओं की बात याद रखा। और हमारे गुरु जब पढ़ाते हैं, सन 90 में हमने पढ़ा, इंटर किया था यूपी बोर्ड से, तब वो ये कहते हैं जब दुनिया में अपने बलबूते पर मतलब हमें अपने ऊपर भरोसा है, किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं है। अपने बलबूते पर जब सिस्टम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं न्याय ग्रुप, जब हम अपने बलबूते पर जब सिस्टम के पार्ट्स अलग अलग होते हैं या पार्ट्स
जुड़ते हैं, तुरंत हमें याद आता है लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस दुनिया में जब भी अटैचमेंट हो ऑन इट्स ओन, और जब भी डिटैचमेंट हो ऑन इट्स ओन, ऑन इट्स ओन, ऑन इट्स ओन, अपने बलबूते पर अलग अलग हो रहा है, डिटैचमेंट हो रहे हैं, बिखराव हो रहा है, दुख हो रहा है, और जुड़ रहे हैं, अटैचमेंट हो रहा है। और चीज़ों को समझो, प्रश्न को पढ़ने के बाद प्रॉपर कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ो। हजारों कॉन्सेप्ट मिलेंगे, हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं? We can apply the law conservation of linear momentum because in this problem bullet is detached from the गन बुलेट सिस्टम में बुलेट अपने आप निकल के बाहर जा रहा है, यानी डिटैचमेंट हो रहा है, ऑन इट्स ओन हो रहा है। वी कैन अप्लाई द लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर द फायरिंग एंड मोमेंटम आफ्टर द फायरिंग बोथ आर सेम। चलिए आइए, मोमेंटम बिफोर द फायरिंग क्या होता है गन और बुलेट में? जीरो। हाँ, और आफ्टर फायरिंग भी जीरो रहना चाहिए। ये सब चीज़ें समझो, दिमाग में घुसाओ। अब लिखिए, अब प्रश्न शुरू करते हैं हम लोग। ये बात समझ में आई? अटैचमेंट या डिटैचमेंट अपने बलबूते हो, और हम तुरंत कौन सा कंजर्वेशन लॉ लगा देंगे? तो हम लगा देंगे लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखते हैं अभी, एम बड़ा एम मास जो होगा वो बुलेट होगा, गन अप, और छोटा वाला एम बुलेट अप। 10 किलोग्राम की बंदूक है, उससे जनी फायरिंग हुई, और फायरिंग होने के बाद 50 ग्राम की बुलेट फायर हुई। इसको यही कन्वर्ट कर लो 50 × 10⁻³ किलोग्राम। इसको यहाँ और सरल कर लो 5 × 10⁻² किलोग्राम। उसके बाद ये कह रहा है विद ए वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी स्मॉल वी, बुलेट की वेलोसिटी बोल रहा है 500 मीटर पर सेकेंड, ये लीजिए। और आप ये कह रहा है, आप हमें बता दीजिए विद व्हाट वेलोसिटी डज द गन रिकॉइल। आपको याद है गन रिकॉइल होती है, तो मैंने वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन चाहिए, या रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। आपको निकाल के दिखाना है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एनी गन। वैसे आपको लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनी मोमेंटम लगा एक थ्योरी में ये रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन का फार्मूला आपको कराया जरूर होगा। कोई बच्चा हमें एनीबडी एल्स डायरेक्ट एनी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन का फार्मूला? हाँ, वेरी गुड। आपको वेक्टर फॉर्म में कराया था, तो वी वेक्टर बराबर माइनस नहीं एम वी वेक्टर अपॉन कैपिटल एम। अच्छा बोला, बहुत बढ़िया बोला। न्यूमेरिकल में हम लोग ये मैग्नीट्यूड फॉर्म लेंगे, वेक्टर फॉर्म नहीं लेंगे न्यूमेरिकल में। वी टेक ऑल दी मैग्नीट्यूड। अच्छा बोला। और वी नो नथिंग, अब ऐसा नहीं लिखना वी नो एट ऑल, वी नो दैट। हम लोग जानते, भले ही ना जानते, लिख लीजिए आप लोग वी नो दैट। और हम लोग जानते हैं, मतलब इसलिए जो आएगी कैपिटल वी बराबर स्मॉल वी अपॉन कैपिटल एम। ये लीजिए, बंद कर दो डब्बे में, अच्छा सा बंद करना। यहाँ लिखना फार्मूला यूज्ड, लीजिए हो गया। आधा नंबर हमें यहाँ से मिल जाएगा गिवन में, आधा नंबर हमें फार्मूले से मिल जाएगा, आधा कैलकुलेशन की प्रोसेसिंग से मिल जाएगा, आधा आपका आंसर आपने लिखा सही लिखा कैसे लिखा उससे मिल जाएगा। चलिए बताइए आंसर। स्मॉल एम 5 × 10⁻², स्मॉल वी 5 × 10⁻², लिख सकते 500 5 × 10⁻², डिवीजन बाई कैपिटल एम 10, पावर -2 + 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 25/10। आइए आंसर क्या आ गया 2.5। हाँ, वेरी गुड। यानी ये भी फ्री का सवाल हो गया। ये स्टैंडर्ड देखो अपना, ये स्टैंडर्ड धीरे धीरे अपने टच में रखेंगे और सबको अच्छा लगेगा। और ओवर कॉन्फिडेंट होगा और सब बेकार होगा। मेन चीज़ बच्चे वो आगे रहते हैं जो इन चीज़ों को बहुत लॉन्ग टर्म मेमोरी में अपने अंदर डालते हैं। आप लोगों को यानी ये जो हाई स्कूल में पढ़ाने का मेथोडोलॉजी कराया गया वो थोड़ा गड़बड़ कराया गया। और अभी भी दिमाग से निकाल दो, स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करेंगे, पेपर के लिए पढ़ाई नहीं करेंगे।
जब आप लोग ये कहते हो ना कि हमारा कल एग्जाम है या हमारा आज एग्जाम, हम आप क्लास नहीं लेंगे, हमें इतना रोद आता है, अंदाज़ा लगा लो आप। ये बच्चे, इनको टीचरों ने पढ़ने लायक नहीं रखा। पेपरों टाइम में आपको रट्टा नहीं मारना होगा, पेपरों टाइम में आपको बढ़िया नींद लेनी होती है, हमें उठते नहीं रिफ्रेश हुए, आपने 1 घंटा रिफ्रेश करने पढ़ने पढ़ते फार्मूला देते जाते हैं, और कोई भी कोचिंग है क्लास को मिस नहीं करते। आप सोचो जिस क्लास को मिस कर रहे हो आप कितना बड़ा कर रहे, पेपर क्यों लिए जाते हैं? पेपर आपका असेसमेंट करने के लिए ले जाते हैं, पेपर आपका मूल्यांकन करने के लिए ले जाते हैं, पेपर यानी पढ़ाई को सीज करने के लिए, पढ़ाई को बंद करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए नहीं लिए जाते कि जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा उसको पढ़ते रहते, रटते रहते, बाकी सारे सब्जेक्ट ब्लॉक कर देते हो। तो ये ट्रेडिशन, ये परंपराएं कहाँ से स्टार्ट हुई? कॉलेज वालों ने सिखाया होगा, या बचपन में जब होश हमारा अब से सीख रहे होंगे, या टीचरों ने बता दिया बेटा रटो रटो, पेपर है गौर डालो। आपको नंबरों के लिए नहीं पढ़ना, आपको चीज़ों को समझने के लिए, टेस्ट लेने के लिए पढ़ना। अपने आप नंबर आएंगे, खुद ब खुद नंबर आएंगे। लेकिन अगर एक क्लास मिस करते हो तो आपने 2 कदम पीछे जाते हो। यहाँ 11th में ये मेरा एक क्लास मिस करने वाला वो बच्चा मेरे लायक नहीं रहा, वो डस्टबिन के लिए चला गया। एक और टीचरों के लिए रहा होगा, लेकिन मेरे लिए वो बच्चा बेकार हो गया। और उसने एक क्लास भी मेरी मिस कर दी तो, और आप डेली कर देते हो, अक्सर कर देते हो। और ये ध्यान देना, 11th को हमने जैसे जैसे बीड़ा उठा लिया, हमारा वैसे पढ़ाने का मन नहीं था हमारा 11th। लेकिन 12th में अगर इस तरह बदतमीजी होती रही, 12th को ना रगड़ो तो भी नहीं लेंगे। पंचुअलिटी नहीं है ना, ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, टीचर को फॉलो नहीं करते। ये लगता है इनोवेटॉल थोड़ा यानी फिजिक्स क्या सीख लिया, लगता हमें बहुत पढ़ाता, क्लास यानी बंद कर देते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो क्या सिखाया है, एक पार्ट इसमें और लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, आप हमें बता दीजिए व्हाट इज द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर एंड आफ्टर फायरिंग। तो ये आपको मालूम पड़ गया होगा, ये पूरा मैकेनिज्म जो हुआ है बुलेट एंड गन का, ये ऑन इट्स ओन हुआ था, अपने बलबूते पर हुआ था, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क था। सिस्टम मेरा जो है एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम मेरा कौन सा था, जरा बताओ हमें। इस सिस्टम क्या बोले जाते हैं? हाँ, तो ये सिस्टम हमारा आइसोलेटेड था, और आइसोलेटेड सिस्टम था इसलिए हम आइसोलेटेड इसलिए बोल रहे हैं, तो ये इंटरनल मैकेनिज्म हुई है, कोई एक्सटर्नल मैकेनिज्म नहीं होती इसमें। F0 होता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। और जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था तो हमने अभी आपको क्या बताया, जब एक्सटर्नल फोर्स ना हो, सिस्टम आइसोलेटेड हो और डिटैचमेंट हो गया हो, और कौन सा लॉ लगा दिया जाए? हाँ बोलेंगे। और शुरू करो, बड़ा बड़ा हेडिंग डालो, सेकंड पार्ट के लिए बड़ा बड़ा हेडिंग डाल दीजिए, सेकंड पार्ट। ऐसे सवालों को लगाया जाए, ऐसे चीज़ों को एक्सप्रेस किया जाए, ऐसे एग्जामिनर को फर्स्ट इंप्रेशन दिया जाए। हम बहुत पढ़ते नंबर नहीं आए, क्यों? आपको सब कुछ आता है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉपी में लिखने का तरीका नहीं मालूम। वो हम सिखाएंगे, वो IIT वाले टीचर नहीं सिखाएंगे। सेकंड पार्ट डालिए और लिखिए, बिफोर फायरिंग होने से पहले इनिशियल मोमेंटम ऑफ एनी बुलेट प्लस गन सिस्टम, इनिशियल अंडरलाइन कर देना, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बुलेट प्लस गन सिस्टम। वायु से द इनिशियल, क्योंकि बिफोर फायरिंग ऊपर लिखा हुआ है, दोनों रेस्ट में थे इक्वल टू 0, अंडरस्टूड। तो अगर शुरू में 0 है तो बाद में भी क्या होगा? अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम on applying the law of conservation of linear momentum, after firing पे अंडरलाइन कर देना, on applying the law of conservation of linear momentum, और लिखेंगे अब आफ्टर फायरिंग, लाइन छोड़ देना, फाइनल
फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट प्लस द गन सिस्टम, ये आप बता दीजिए। कैलकुलेशन करेंगे या सीधे लिखेंगे? सीधे लिखेंगे। हाँ, वेरी गुड, सीधे लिख देंगे। तो ये लिखा हुआ है, हमें पता चल चुका है कि लॉग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देंगे, इनिशियल जीरो है और फाइनल भी जीरो हो जाएगा। लिखने का तरीका ये है, लिख लीजिए। ये जो समझ के लिखना है, आगे आ जाएगी। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 बेटा कौन सा होगा? बहुत ईमानदारी से, आज का दिन अच्छा हो, आपने यार 45 मिनट में फिजिक्स को समय देते हो बहुत ईमानदारी से, और आपने ये बहुत बड़ा कर्म कर दिया। हम 45 मिनट का समय नहीं दे पाते, हम ऑनेस्टी के साथ क्वालिटेटिव स्टडी नहीं कर पाते। अब हम 8 से 9 पढ़ रहे हैं और हम 8 से 9 नहीं सोच रहे होंगे, हम आगे का सोच रहे होंगे। वर्तमान में जीना नहीं जानते। आपने जिस दिन अपने आप को कन्संट्रेट कर लोगे प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान टाइम में, वो आप अच्छा कर जाओगे। और हम लोग हुआ बोल रहे थे, मेरा मन बहुत तेज भागता है, मन बहुत चलायमान होता है, स्पीड बहुत फास्ट होती है, स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज होती है। बैठे वहाँ हो, मन कहीं और भाग रहा है, मन स्थिर नहीं है। और चीज़ों को पोलराइज करना, पोलराइज डीपोलराइज नहीं करना। अगर आप मन से पढ़ लेते हो 45 मिनट, तो ये आपके लिए जाने अनजाने इनेक्टिव मस्तिष्क में ये चीज़ें 15 साल के लिए आपके दिमाग में फीड हो गई। यहाँ वो चिल्ला रहे, ऐसे ही बोल रहे, वो सब चीज़ें अपने आप दिमाग में आ जाती है, पूरी तस्वीर, पूरी पिक्चर सामने आ जाती है। आप कंसंट्रेट होकर पढ़ते हो, एकाग्र मन से पढ़ते हो, तो लक्ष्य को ध्यान में रखते पढ़ते हो। तो लक्ष्य हमारा क्या है? लक्ष्य हमारा 11th पास हो जाना। लक्ष्य हमारा क्या है? हम परीक्षाओं को दे देना। परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे, पेपर हो गया, आप इसलिए बैठे हो हमारे साथ, पेपर के लिए पढ़ाई करी है हमने। तो थोड़ा सा बड़े हो जाओ, थोड़ा सा बड़े बन जाओ, चीज़ों को बड़ा सोचो, बड़ी सोच का बड़ा जादू है बेटा। सर मुझे डाउट है सर, हाँ, रिटार्डिंग मोशन में वेलोसिटी नेगेटिव होना चाहिए ना सर? और आर रिटार्डिंग मोशन हो रहा है, इसमें हो रहा है सर इसी सम में सर 22 सम में ही है? सर 20 सेकेंड सम में ही हाँ, वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड निकाला सर। 2.5 निकाला। हाँ हाँ, वेरी गुड। हाँ बोलो। तो माइनस 2.5 मीटर, माइनस यानी माइनस साइन में आता है, रिकॉल वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन को बताता है। आप न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकालिए, माइनस साइन रिटार्डिंग और आ रहा है, आपको आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन। लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्व करने के लिए अगर बुलेट आगे जा रही, उसको गन को इधर जाना चाहिए, पीछे। थ्योरी नहीं पढ़ी, हमने थ्योरी पढ़ाई की आपको। माइनस साइन लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में रिटार्डेशन आ जाएगा। लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम माइनस साइन इंडिकेट लाइन अपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर फॉर्म में कराया है, इसलिए डायरेक्शन यानी आपका डायरेक्शन कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ए यानी मोमेंटम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है और दूसरा मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में पर्टिकुलर होगा, तभी वो जीरो कर पाएगा वो। और इनिशियल यानी मोमेंटम जीरो सिस्टम और फाइनल मोमेंटम जीरो होना चाहिए ना। और अगर बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो यानी गन इधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। आप यही पूछ लिया जाए रिकॉल क्यों हुआ, वाई यानी गन रिकॉइल in order to conserve the momentum of the system gun recoil। बिल्कुल। जब गन रिकॉइल होता है तो वेलोसिटी नेगेटिव में आना चाहिए ना। अरे आप तो रहे हैं, आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आप समझ नहीं पा रही हो। आप समझो कि हम यहाँ पे क्या न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? मैग्नीट्यूड। नेगेटिव साइन वेलोसिटी रिटार्डेड, वेलोसिटी माइनस साइन क्या आता है आपको में? आप हमें आइए, आपने क्या पढ़ा हमारे पास पिछले 6 महीने में? आपने हमारी क्या बात सीखी, या आपने अपने दिमाग चला रही हो? आप मेरी बात को सुनो कि वेलोसिटी कहाँ रिटार्ड होती है? वेलोसिटी इसने यदि रिटार्ड होती है, वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी में माइनस साइन आता है। वो क्या से आता है वेलोसिटी में माइनस साइन? वेलोसिटी में माइनस साइन से आता है अपोजिट डायरेक्शन। आपने कोई ये प्रॉब्लम में पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। तो ये मोमेंटम का लॉ चल रहा है। मोमेंटम का लॉ में जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं और वेलोसिटी माइनस में आ रही है, और ये मतलब ये आ रहा है कि बुलेट जिस डायरेक्शन में जा रही है, गन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। रिकॉइल वेलोसिटी के लिए माइनस साइन आया है। रिकॉइल वेलोसिटी जो पीछे धक्का दे रहा है, बैकवर्ड ड्रैग कर रहा है,
रिटार्डेशन शब्द आ है आया हमारे दिमाग में, ये बताओ हमें रिटार्डेशन कहाँ निकाल रहे हैं हम, एक्सेलरेशन या ये कहाँ निकाल रहे हैं हम, और मोमेंटम में बात करें, मोमेंटम में एक्सेलरेशन कहाँ से आ गया। और ये चीज़ें खुरापाते, ये चीज़ें दिमाग से निकालो, अपनी चीज़ों को अपने गुरुओं के द्वारा सुनी ही बातों को बहुत ढंग से अपने दिमाग में सजो के रखो। तो जितने ये उल्टे सीधे डाउट आते ये हमें आगे नहीं बढ़ने देते। क्यों? तो हमारे पास इतनी सारी खुरापातें पहुँच चुकी है कि वो दिमाग में इतनी बैठ गई कि जो टीचर सुनाता है सिखाता वो हमारे दिमाग में आता ही नहीं है। हमने ये टॉपिक पढ़ाया, पूरे 2 दिन लिए थे, याद करो आपको। एक्सप्लोजन ऑफ बम्ब, रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन, 2 हमने आपको एप्लीकेशन सिखाए थे। 4 विधि में आए। सेंटर ऑफ मास पढ़ा, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास में हमने रेडियो एक्टिव डिके, न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जाम्पल दिया था। वहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया था। और मोमेंटम जब आप लगाते हो, अगर मोमेंटम में आप अपनी माइनस साइन निकाल के दिखा रहे हो, क्या इंडिकेशन दे रहा है? तो डायरेक्शन उस सिस्टम का एक पार्ट नहीं अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। लेकिन है क्या, बात सुनते नहीं हो। टीचर को यानी अगर मेरी बात इतना सुन लेते तो आज ये बेवकूफ़ी बना क्वेश्चन ना पूछते आप। और आपने पूछा क्वेश्चन बेवकूफ़ी बना, पूछा ही नहीं पूछा, उससे समझ में आ गई आपने हमको 90% नहीं 9% भी फॉलो नहीं किया। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अभी भी समय है, अभी भी हम आपको 3.5 महीने पढ़ाएंगे। बहुत लंबी रेस का घोड़ा बनाने सोच रहे हैं, केवल हमको सुनो, फिजिक्स में ध्यान दे। समझ में आया? अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, वास्तव में जीवन को करना है, तो केवल मेरी फिजिक्स सुनते रहना। टॉप यानी यूथ साइंटिस्ट वर्ल्ड में जो हमारे बच्चे निकल रहे हैं वो हमारे स्टूडेंट हैं फिजिक्स में, जिन्हें टॉप यानी युवा साइंटिस्ट का अवार्ड 3-3, 4-4 बार मिल चुका है। और तुम अपनी चीज़ों को लगी पड़ी हो, सेकेंडरी दर्जे के टीचरों से पढ़ते रहते क्लास में, और वही नट्टा फेशन, वही पेपर, वही, और चीज़ों को सुनते नहीं हो। सब पढ़ाई गुरु कर देते हमारी। अगर हम 2 सवाल भी डिस्कस करें तो फॉलो करो। चलिए आगे देखते हैं। 9th 10th में भी आ जाते हो ना, समस्या ये है। रिटार्डेशन आ हो गया, रिटार्डेशन आ गया। बात चली वेलोसिटी, बात चली मैग्नीट्यूड की, थ्योरी में पढ़ा दिया वेक्टर डायरेक्शन, ये न्यूमेरिकल चल रहे हैं, यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड पे ध्यान देना है। चलो अगला देखिए, ए सेल ऑफ मास 10 किलोग्राम। अभी हमने आपको पढ़ाया, हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया कि अटैचमेंट हो जाए, डिटैचमेंट हो जाए, और हम आपको चीज़ों को पढ़ाए समझाने तरीका से आ रहे हैं, आप उनको नहीं सुन रहे हो। और बात आ रख दी आपने। ये होता है जब आप कॉन्टैक्ट में नहीं होते, जब आप किसी को अपना गुरु नहीं मानते, किसी को आप रोल मॉडल नहीं मानते, और आप अपने दिमाग में धीरे धीरे स्क्रैपिंग यानी जो है ना गलत चीज़ें वो भरते रहते हो, कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश नहीं करते। हम मैंने जून से लेके हम दिसंबर के पहले वीक तक आ गए, हमने फिजिक्स को इतने अच्छी शार्पनेस तरीके से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाया। शायद ऐसा कोई टीचर इतनी जोश भरे तरीके से नहीं पढ़ाता होगा, उसको भी फॉलो नहीं कर रहे साहब। ए सेल ऑफ मास 10 किलोग्राम, एक सेल हमारे पास है जिसका मास 10 किलोग्राम है, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सप्लोड्स इनटू 2 पोर्शन ऑफ 6 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम। अभी एक्सप्लोजन सवाल आया, कोई चीज़ एक्सप्लोड होती है तो एक्सप्लोड क्यों हुई बताओ हमें। एक्सप्लोड यानी वो होता है जो एक्सप्लोसिव मटेरियल से बना होता है। कोई भी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होगी उससे वो एक्सप्लोड हुई होगी, और ये एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है यानी वो सेल हमारी एक्सप्लोड होगी। तो ये इंटरनल मैकेनिज्म हुआ या एक्सटर्नल मैकेनिज्म हुआ? हाँ, तो ये इंटरनल मैकेनिज्म हुआ। इंटरनल मैकेनिज्म जब होते हैं, जब इंटरनल मैकेनिज्म हुआ है तो हम समझ रहे हैं इसमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी ने रोल प्ले नहीं किया। इंटरनल एजेंसी ने रोल प्ले नहीं किया तो हम सेल को पल भर के लिए, ये सेल जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, यानी एक्सप्लोसिव यानी माइक्रो अल्ट्रा माइक्रो पार्टिकल से बनी होगी, ये एक पार्ट हो गए। अब जब एक्सप्लोजन हुआ और ये एरा 2 पार्ट में टूट गया, 2 पार्ट्स में टूट गया, और सिस्टम का या अटैचमेंट हो रहा है या सिस्टम का डिटैचमेंट हो रहा है।
वेरी गुड। डिटैचमेंट हो रहा है, डिटैचमेंट अपने बलबूते पर हो रहा है या कोई उसको बाहर से प्रेरणा दे रहा है, या इंटरनल प्रेरणा है या एक्सटर्नल प्रेरणा है? वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा, हाँ देखो ऐसा होता है कि व्यक्ति वो सफल होता है जो इंटरनली मोटिवेट होता है। हम आपको मोटिवेट करते हैं, हम आपको, हमारा कोशिश रहता है आप मोटिवेट रहे, आप बूस्ट रहे। हमारा कतई इरादा नहीं होता आपने आपका मोरल डाउन हो, आप बूस्ट रहे, अपने आप को पहचाने। तो हम जब आपको बूस्ट करते हैं ये एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। ये एक्सटर्नल मोटिवेशन टेम्पोरेरी होता है। जब तक आप अपने मन से इंटरनली मोटिवेट नहीं होंगे तब तक आपका कोई भला नहीं होने वाला। हम आपको पल दो पल घंटे और इन्हें मोटिवेट कर देते हैं। जब आप इंटरनली बूस्ट होते हैं, इंटरनली मोटिवेट होते हैं, तो वो परमानेंटली मोटिवेशन माना जाता है, जिससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जिससे आप लक्ष्य की ओर करीब जाते हैं। तो ये इंटरनल मोटिवेट हुआ। और जब इंटरनल मोटिवेशन में इस सिस्टम आप डिटैचमेंट हो गया, टुकड़े हो गए, एक अच्छी वाली सेल थी, ये अच्छी वाली सेल थी, और सेल क्या हो गई? सेल एक्सप्लोड कर गई। चलिए मान लीजिए इसका मास यानी 10 किलोग्राम है, दिया हुआ है, मान क्या लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक है। ए सेल ऑफ मास 10 किलोग्राम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर, ये वी 20 मीटर से मूव कर गया, ये बिफोर एक्सप्लोजन हो गया। बिफोर एक्सप्लोड आप फिगर बना लीजिए। अच्छा, अब ये एरा जब एक्सप्लोड हुआ इनटू द टू पोर्शन, दो पोर्शन में, दो पोर्शन ऑफ द 6 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम। एक पोर्शन 6 किलोग्राम आए, चलो M1 मान लो 6 किलोग्राम, एक यानी पोर्शन है आपका 4 किलोग्राम, ये लीजिए। तो उड़े हो गए, ऑन इट्स ओन डिटैचमेंट हो गया, ऑन इट्स ओन। ओम सा कंजर्वेशन लॉ याद आने लगा। ए सिस्टम ए, हाँ हाँ, ये समझो, ये समझो आप, यानी पेपर में यानी सवाल दे दिया गया रेक्टिफाई करो, इसमें ऑन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, इसमें ऑन सा कॉन्सेप्ट लगाना, ये रेक्टिफिकेशन आपको करना होगा। प्रॉपर प्रॉब्लम में प्रॉपर कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। तो ये एक्सप्लोड कर गया। अब ये द फॉर्मर इज जस्ट ब्राउट टू रेस्ट। फॉर्मर माने पहले वाला, आप भाषा पढ़ो, पहले वाला कौन था? 6 किलोग्राम वाला पहले वाला या 4 किलोग्राम वाला पहले वाला है? 6 वाला, हाँ वेरी गुड। इसको V1 बराबर 0 या लिख लो V1 0, उसके सामने फिगर के सामने, और V2 में आप एरो लगा दीजिए। ये एरा पहले वाला ब्राउट टू रेस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लेटर, बाद वाला V2 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये लीजिए। और यहाँ लिखो आफ्टर एक्सप्लोजन, आफ्टर एक्सप्लोड, क्लियर, ये लीजिए। ये सेंटर ऑफ मास ऐसे बना लेना। तो ये मास सेंटर ऑफ मास पर होते हैं। रिजिड बॉडी का सवाल है, सेंटर ऑफ मास अभी कॉन्सेप्ट लग रहा है। बिफोर एक्सप्लोड, आफ्टर एक्सप्लोड, कौन सा लॉ लगा दिया जाए? तो ये अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो फिगर देखो ध्यान से, M इंटू V, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन, मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन बराबर मोमेंटम, मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन, मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन बराबर मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। कैपिटल M इंटू V बराबर M1 V1 प्लस नहीं M2 V2। ये लीजिए, रखो वैल्यू जरा, 10 ये हो गया, वैल्यू 20 ये हो गया, M1 6 नहीं ये हो गया इंटू 0 प्लस नहीं M2 4 नहीं इंटू V2, और ये हो गया 200 बराबर 4 V2। चलिए आइए, V2 बराबर क्या हो जाएगा? 50 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड वेरी गुड। और ये चीज़ों को रटेंगे नहीं, चीज़ों को समझेंगे तभी जब इसी बच्चे ने मेरी एक भी क्लास मिस नहीं की हो और अपने इधर उधर आना, अरे हमें फॉलो कर लिया हो,
बहुत आगे बढ़ गया होगा। आप ही में कोई बच्चा अरहमा अर जाएगा, आपको अंदाज़ा नहीं होगा। जब बच्चा टॉप करता है 12th में सफल होता है, उसे खुद एक्सपेक्ट नहीं, अरे सर ये क्या हो गया, मैं टॉप कर गया। तो वो अपना नेचुरल गेम करता रहता है, हमारे साथ फॉलो होता रहता है। समझ पा रहे हो ना? तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना एक गुरु बना के उसको ढंग से फॉलो कर लो फिजिक्स में। और टाइम देना बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, टीचर का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, टीचर का रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, टीचर पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। यस सर। 11वीं क्लास हो गई, आज हमने अपना कोई आदर्श नहीं बना पाया। आश्चर्य देखिए, हमारे गली मोहल्ले नुक्कड़ में नहीं इतने टीचरों की भरमार हो गई, इतने सर हो गए, हमने रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया। हमें कोई सर ही नहीं नजर आया जिसमें पढ़ाने का जुनून हो। और हम 9th-10th से बिगड़ आ गए। हमें बड़ा मुश्किल होता, हम बार बार यही कहते हैं ऐसे टीचर 4 बैच लगा लेते, हमें 50 बच्चे भी बल्क में नहीं मिलते अच्छे पढ़ने वाले। और प्लीज़ अपनी पर्सनैलिटी को निखारिए। आप मेरे द्वारा पढ़ाना लिखाना तब सफल माना जाएगा जब आपके व्यक्तित्व में निखार आ जाए, आप हजारों लोगों की भीड़ में आपको पहचान लिया जाए। ये यूनिक पर्सनैलिटी, आपके बोलने का तरीका, आपके चलने का सलीका, हर इन्हीं एटीट्यूड आपको इन्हीं लोगों से अलग कर दे, तो वो हम पढ़ने लिखने का मतलब समझ पाए। फिजिक्स में टॉप कर जाना ये केवल पर्याप्त नहीं होता, केमिस्ट्री में टॉप कर जाना, मैं आप पढ़ने के साथ साथ थोड़ा मोरल वैल्यूज भी सीखिए, इसके साथ स्टोर में बात करने ये सीख लीजिए। आपकी कन्वर्सेशन में वो हना होनी चाहिए, वही यूनिकनेस होनी चाहिए जिससे हम समझे ही ये आइडियल पर्सनैलिटी, ये लिटरेट पर्सन। हम लोग पढ़े लिखे लोग हमारा इज्जत करना बंद क्यों होगी? समाज में पढ़े लिखे लोगों की इज्जत कम क्यों होगी? तो पढ़े लिखे लोगों में और अनपढ़ लोगों को बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह गया। बातचीत करने का तरीका इतना गिरा हुआ है, इतना गिरावट भरा है कि उन्हें अले नहीं हम ऐसे इससे बात करें। तो ये कौन सिखाएगा? ये सिखाएंगे माता पिता, ये सिखाएंगे गुरु, ये सिखाएगा अच्छे फ्रेंड, जो फ्रेंड हर अच्छे मित्र बनाएंगे। नहीं, अब मित्र भी मेरे अच्छे नहीं हैं, गुरु को समाज में मिलता ही नहीं है, गुरु आ रह गया, अब सर रह गए सर। इट्स अ वेरी इजी वे टू अर्न द मनी। और दुकानें खोलनी साहब, बच्चों को आ ले गए। 1 महीने आप फिजिक्स 10th लेवल, मालूम आपको कितना बेवकूफ़ बनाएगा। 1 महीने फिजिक्स आपने 10 महीने पढ़ आए और फिर भी फिजिक्स में कुछ नहीं जाते। 1 महीने केमिस्ट्री, 1 महीने की बायोलॉजी, 3 महीने और 10th में 11 महीने पढ़ते रहे साहब। ये जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, ये 9th में पूरी पढ़ा देनी चाहिए। 11th में हम आपको IIT के ऊपर आप लेवल का सवाल लगाते। लेकिन जब बच्चा मेरे पास आता है वो बिल्कुल यूजलेस होता है। 100 में 100 नंबर लेने के बावजूद फिजिक्स ABCD नहीं जानता। हम क्या देखो, हम ये पिछले 12-13 साल ये नोट करते जा रहे हैं। ये विडम्बना है हमारे साथ। और फिर जो इतना ज्ञान ले आते वो हमारी पढ़ाई पर इम्पोज करते, वो फिर बाधा डालता। फिर हम जो पढ़ाना चाहते वो उसे समझ में आता नहीं, वो चीज़ें जो उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ आता वो इस पर ओवरलैप करने लगती है। जब होश संभालते पूरा साल निकल जाता है। तो हम आपको शुरू से अरे जून से ये हमें फॉलो करना, 100% फॉलो करना, और फिर देखना मेरे हीरा बनते हुए या नहीं बनते। अभी बीच में बैरियर बन एग्जाम आएगा, अभी यूनिट टेस्ट आएगा, फॉलो कर ही नहीं पाते। जब हम एक्सेलरेटर दबाते हैं चीज़ों को समझाने के लिए, आपको इतनी फ्रीली मन से फिजिक्स पढ़ाने की मेंटलिटी में तैयार करते हैं, तब तक आप पेपर आ जाते हैं साहब। उन्हें हम स्कूल खुल गया साहब, और मैं सरकार ने अपॉर्चुनिटी दिया, अवसर दिया पढ़ने के लिए कि घर बैठो, स्कूल मत जाओ, कोई बात नहीं करेगा स्कूल जाने के लिए। लेकिन हमें और स्कूल जाने का फोबिया चढ़ा हुआ, बचपन में सिखाया गया है मेरा स्कूल ही जाना है। अच्छे बच्चे स्कूल नहीं जाते, ध्यान रखना। अच्छे बच्चे स्कूल फोबिया फॉलो नहीं करते। जितने टॉपर होते हैं स्टेट लेवल के, वो अभी स्कूल का मुँह नहीं देखते। चलिए, थैंक यू। आज अटेंडेंस और डाल दीजिए, और अगर हमें टाइम मिला तो हम इसके आगे इस सीरीज आगे प्रॉब्लम हम आपको रिकॉर्ड कर देंगे। टाइम ही नहीं मिल पा रहा बस जो है। आज अटेंडेंस और डाल दीजिए, अटेंडेंस और डालिए। हाँ बेटा, हाँ बोलिए, अटेंडेंस और डालिए। क्या भेज दें? अच्छा, न्यूमेरिकल गायब है, अच्छा उसके फोटो ग्रुप पे डाल देंगे, ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा हाँ बस। और ये तो आया संडे था,
संडे था ना आज, तारीख कौन है, तारीख बताओ आज तारीख। हाँ 6 दिसंबर, ये भी आज का दिन भी बड़ा महान है। 6 दिसंबर, SD कर दो और इधर शुरू में डाल दो। ये लो, ये कोड बना दिया हमने, दिखाई दे रहा कोड 6 S और D। ये अभी डालो, हाँ अभी डालो, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। 60 बच्चे हैं, ये देखें कौन कौन आज नहीं है, उनको अभी क्लास लगाते हैं, उनके घर पे जाते हैं। थैंक यू। यस सर।